हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। लोग कहते हैं मनुष्य समस्याओं का जड़ है। लोग कहते हैं मनुष्य समस्याओं का जड़ है। मैं कहता हूँ मनुष्य के विचार या मनुष्य का विचार समस्या का जड़ है। अपने विचार को आप जैसे रखेंगे वैसे आपकी लाइफ रहेगी। आप दुनिया में केवल समस्या देखना चाहते हैं तो आप समस्या देखें। आप दुनिया में केवल अवसर देखना चाहते हैं तो केवल अवसर। ये आपके विचार पर आधारित है कि आप दुनिया को कैसा देखते हैं, अच्छा देखते हैं या खराब देखते हैं। सो इस वीडियो में हम जनरल अकाउंटिंग के अगले चैप्टर को देखेंगे। अगला चैप्टर है कंसाइनमेंट। क्या? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अगर हम ऑक्सफोर्ड के शाब्दिक अर्थ पर जाएं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो कंसाइनमेंट मीन्स होता है भेजना, किसी चीज को भेजना। और हम देख रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट मीन्स भेजना, कंसाइनमेंट अकाउंट जब हम जोड़ेंगे, अब ये बिजनेस से संबंधित हो गया। किससे संबंधित हो गया? बिजनेस से संबंधित हो गया। तो सामान्यतः ईपीएफओ में एक क्वेश्चन आ जाता है, एक दो क्वेश्चन, तो इसलिए इसको देखा जा रहा है। कंसाइनमेंट का मैंने अर्थ बताया कि भेजना, ठीक है, शाब्दिक अर्थ। अब हमको अकाउंट के संदर्भ में देखना है। क्या देखना है? अकाउंट के संदर्भ में देखना है। अब इसको हम समझते हैं कि बिजनेस, जो भी बिजनेस है, वो पहला तो उसका केंद्र बिंदु होता है कि बिजनेस उधार पर ज्यादा चलता है। क्या? उधार पर ज्यादा चलता है। ठीक है। और दूसरा श्रृंखलाओं के माध्यम से चलता है। श्रृंखलाओं के माध्यम से चलता है। अब ये जो श्रृंखला होगा वो किसका होगा? श्रृंखला होगा तो किसका होगा? मनुष्य। ठीक है। और दूसरा समान का, हम समान का अध्ययन तो करना नहीं है, उनको मनुष्य के संदर्भ में देखना। पहला, अधिकांश बिजनेस उधार पर चलता है और दूसरा श्रृंखलाओं के माध्यम से चलता है। यानी कि श्रृंखला दो प्रकार के, मनुष्य और सामान। तो इसमें आप मोटर रख सकते हैं, विभिन्न मोटरों के माध्यम से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, उसको श्रृंखला मानते हैं। अब यहाँ मनुष्य ही सामानों की श्रृंखला को बनाता है। अब इसको हम नहीं देखते, इसको देखते हैं क्योंकि ये इससे संबंधित है। अब एक व्यक्ति यहाँ पर है जो लंदन में रहता है। कहाँ रहता है? लंदन में। और वो कौन सा काम करता है? मोबाइल बनाने का। मोबाइल कंपनी है उसकी, और उस कंपनी का नाम एप्पल रख देते हैं। ठीक है। अब इसको ये यहाँ भेजना चाहता है। ये कंपनी एप्पल को कहाँ? भारत में भेजना चाहती है और लाभ कमाना चाहती है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, जो मुंबई में है। अब अगर यहाँ के बंदरगाह से सामान यहाँ पहुंच जाए तो मुंबई में ये व्यक्ति भेज सकता है। ठीक है। अब यहाँ से ये सामान भेजा गया और ये व्यक्ति केवल इसका काम, इसने जो अपनी छोटी सी कंपनी स्थापित की है, इसका केवल काम इस एप्पल मोबाइल को बिकवाना है। क्या है? एप्पल मोबाइल को बिकवाना है, इसका काम। अब ये जो कंपनी यहाँ से यहाँ भेजती है, ये अपना ही सामान भेजती है, इसका कुछ नहीं है। क्या? इसका कुछ नहीं है। ये केवल इसका कार्य क्या होता है? सामान को बेचवाना। तो जो ये प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं कंसाइनमेंट। क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट। कि एक व्यक्ति, एक मालिक, कंपनी का मालिक अपने सामान को
किसी दूसरे के पास भेजता है, और दूसरा का काम केवल इतना है कि वो उस सामान को क्या करे, बिकवा दे किसी तरह। ठीक है, जैसे इसको देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, दलाल। दलाल शब्द गांव में अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप जब स्टॉक मार्केट में जाएंगे तो दलाल शब्द लोकप्रिय शब्द है और इसको सम्मान भी मिलता है, लेकिन ग्राम भाषा में इसको गलत समझा जाता है। तो इसको कंसाइनमेंट होगा। अब कंसाइनमेंट के कुछ फीचर हैं जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको हम देखते हैं। कंसाइनमेंट के फीचर क्या, कंसाइनमेंट क्या होता है ये आप समझिए, अब उसके फीचर को हम देखते हैं। कंसाइनमेंट का फीचर क्या होता है। पहला फीचर, कंसाइनमेंट में दो माध्यम होंगे, दो माध्यम होंगे, दो माध्यम होंगे, यानी कि व्यक्ति, व्यक्ति, कंपनी। ठीक है, व्यक्ति या कंपनी दो होंगे। कंसाइनमेंट वर्क पूरा होने के लिए दो माध्यम या दो एंटिटी होना जरूरी है, दो इकाई होना, एंटिटी कहेंगे तो दो इकाई होना जरूरी है। दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, एक व्यक्ति कंपनी भी हो सकता है, दोनों कंपनी हो सकती है। ठीक है, अब इसमें वह व्यक्ति जो क्या है, कंपनी, वह व्यक्ति सामान का उत्पादन करता है, उसको बोला जाता है कंसाइनर। क्या बोला जाता है, कंसाइनर। कंसाइनर। ठीक है, दूसरा इसका नाम ये भी है, इसको प्रिंसिपल भी बोला जाता है, प्रिंसिपल। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल क्या है या कंसाइनर क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि जो व्यक्ति सामान का उत्पादन कर रहा है, जो कंपनी सामान भेजती है दूसरे के पास बिकवाने के लिए, तो जो भेजता है उसी को हम बोलते हैं कंसाइनर या प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा, जो व्यक्ति सामान बिकवाता है, जो व्यक्ति सामान बिकवाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एजेंट। इसको कंसाइनी भी कहा जाता है, कंसाइनी भी कहा जाता है। पहला, दो व्यक्ति या दो कंपनी होंगी, दो माध्यम होंगे। दूसरा, जो व्यक्ति सामान भेजता है उसको कंसाइनर या प्रिंसिपल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल या कंसाइनर। और जो व्यक्ति सामान बिकवाता है, जिसके पास सामान पहुंचता है, उसको एजेंट बोलते हैं या कंसाइनी बोलते हैं। ठीक है, अब अगला फीचर क्या है, इसमें, इस प्रक्रिया में एक के पास ही ओनरशिप होगा, क्या, इसमें एक के पास ही ओनरशिप होगा हर समय, और वो कौन होगा, कंसाइनर। क्या होगा, कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनर के पास हर समय ओनरशिप होगा। ठीक है, अगला, जब कंसाइनी या एजेंट सामान को क्या कर देता है, बिकवा देता है, तो ओनरशिप कहां पहुंच जाएगा, उस व्यक्ति के पास। किसके पास, जिसको सामान बेच दिया गया। क्या,
जिसको सामान बेच दिया गया उसके पास पहुंच जाता है। तो दूसरा पॉइंट, एजेंट के पास कभी भी ओनरशिप नहीं रहती। कभी अपवाद स्वरूप हो सकती है लेकिन सामान्यता नहीं होती। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, यही पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्या है उसको देखते हैं। कंसाइनर या प्रिंसिपल यानी कि उत्पादक, सामान उत्पादक, कंपनी, व्यक्ति जब भी सामान भेजता है, जब भी सामान भेजता है तो भेजवाने के खर्चा, भेजवाने का खर्चा को भी वहन करता। अब मैंने दिखाया कि लंदन से मुंबई सामान भेजना है, तो जितना खर्चा लगेगा उस खर्चा का वहन कौन करेगा? प्रिंसिपल या कंसाइनर करेगा। कौन करेगा? प्रिंसिपल या कंसाइनर करेगा। अब यहां मैंने मुंबई और लंदन का उदाहरण लिया है, आप दिल्ली मुंबई का ले सकते हैं और मुंबई बंगलोर का ले सकते हैं, किन्हीं दो स्थानों के बीच को ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो विदेश में ही हो। क्या जरूरी नहीं कि वो विदेश में ही हो। ठीक है। दूसरा, इस प्रक्रिया में एजेंट को कमीशन मिलता है। कमीशन मिलता है, यानी कि कुछ परसेंट लाभ उसे दिया जाएगा कि आपने ये सामान बेचाया तो आपको 5%, 2% आपको मिलेगा। ठीक है। अगला, अब ऐसा भी हो सकता है कि मुंबई और दिल्ली के बीच में दो व्यक्ति हैं, एक कंपनी है जो सामान का उत्पादन करता है और दूसरा जो उसे बेचवाता है। लेकिन जिस एजेंट के पास सामान पहुंचा, हो सकता है वो एजेंट क्या करे, कि कुछ सामान को कंपनी के नाम से ही क्या बेचे, उधार बेच दे या इंस्टॉलमेंट में बेच दे। सारा प्रोसीजर, सारी प्रक्रिया उस कंपनी के नाम से ही होगा और उसने उधार बेच दिया। अब इंस्टॉलमेंट में उसने बेचा 5-6 इंस्टॉलमेंट, जैसे 10 इंस्टॉलमेंट में बेचा, 9 इंस्टॉलमेंट मिला, 1 इंस्टॉलमेंट नहीं मिला। ठीक है। तो जो नहीं मिला उसको हम बोलते हैं बैड डेट। क्या बोलते हैं? बैड डेट। बैड डेट को हम बैंक के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। बैंक पैसा देता है, ऋण देता है, अब ऋण के साथ जब पैसा कोई वापस करेगा बैंक को तो उस पर क्या देगा? ब्याज भी देगा। और अगर इंस्टॉलमेंट में उसको दे रहा है तो अगर लास्ट का इंस्टॉलमेंट उस व्यक्ति ने नहीं दिया, क्या लास्ट का इंस्टॉलमेंट उस व्यक्ति ने नहीं दिया, तो बैंक कुछ समय के बाद उसको क्या मान लेती है? बैड डेट, यानी कि वो पैसा वापस नहीं आएगा। तो यहां भी बैड डेट की जिम्मेदारी किसकी होगी? कंसाइनर के पास ही होगी, क्योंकि उसी कंपनी के पूरे प्रोसेस को अपनाया गया। वो तो बीच में एजेंट केवल मध्यस्थता करता है। क्या करता है? मध्यस्थता करता है। ठीक है।
अगला पॉइंट, अब जो एजेंट है वो चाहता है कि मैं अधिक लाभ कमाऊं। अब अधिक लाभ कमाने के लिए उसको अधिक सामान बेचवाना होगा। कभी कभी एजेंट अपने नाम पर यानी खुद की जिम्मेदारी पर सामान लेता है और किसी को उधार देता है। यानी कंपनी उस प्रोसेस में कंपनी का नाम इन्वॉल्व नहीं होता है। क्या कंपनी का नाम इन्वॉल्व नहीं होता, खुद एजेंट क्या लेता है, जिम्मेदारी लेता है। एजेंट जिम्मेदारी लेता है। कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि जब एजेंट जिम्मेदारी लेता है सामान का, एजेंट को कमीशन तभी मिलेगा, एजेंट को कमीशन तभी मिलेगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि सामान की जिम्मेदारी एजेंट लेता है, उस समय जो कमीशन एजेंट को मिलता है उसे डेल क्रेडेर कमीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल क्रेडेर कमीशन कहते हैं। ये शब्द पूछा जा सकता है, डेल क्रेडेर कमीशन क्या है? तो क्या है कि जब कंसाइनर सामान एजेंट को भेजता है और एजेंट अपने जिम्मेदारी पर सामान को लेकर किसी दूसरे को उधार या बिकवाता है, जो भी करता है, उस समय जो कमीशन दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डेल क्रेडेर कमीशन। ठीक, अब ये इतनी इसकी विशेषता है। क्या? कंसाइनमेंट प्रोसेस में इतनी विशेषता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर कंसाइनमेंट के द्वारा सामान को बेचा ही जाता है तो कभी कभी हो सकता है कि कंसाइनमेंट और सेल में क्या आ जाए, अंतर जानना पड़ जाए या अंतर पूछा जा सकता है। कंसाइनमेंट हो गया और ये सेल हो गया। ठीक है, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में क्या होता है? ओनर कौन होता है? ओनर हर समय कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। क्या होगा? ओनर हर समय प्रिंसिपल होगा। सेल में क्या होगा? ओनर बदल जाता है। यहां पर ओनर नहीं बदला, हर समय जब तक सामान लास्ट तक बिक नहीं जाता तब तक ओनर एक ही रहता है। कह सकते हैं ओनर एक ही। यहां पर क्या बदलता है? बदलता रहता है। जिसको आपने सामान बेचा उसके पास ओनरशिप चली जाती है। यही अंतर है। अब कंसाइनमेंट में क्या एक मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति भी होता है, जिसको एजेंट बोलते हैं। सेल में यहां पर मध्यस्थ करने वाला मान लेते हैं नहीं होता है, सीधे आप जाकर बेच देना। जैसे एजेंट जब सामान बेचता है तो उसको वहां पर हम सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। और क्या अंतर हो सकता है कंसाइनमेंट और ओनरशिप में? क्या हो सकता है? यह कंसाइनमेंट में अगर किसी व्यक्ति ने सामान भेजा किसके पास? एजेंट के पास, तो हो सकता है कुछ टूट फूट हो जाए, कुछ टूट फूट हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी। कुछ अगर टूट फूट हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रिंसिपल की होगी। यहां पर जिस व्यक्ति ने खरीदा है जिम्मेदारी उसी की होगी। क्या? जिम्मेदारी उसी की होगी। यहां पर हम देखेंगे कंसाइनमेंट में प्रिंसिपल और एजेंट का एक संबंध होता है। प्रिंसिपल एजेंट को अच्छी तरह से जानता है। क्या?
प्रिंसिपल एजेंट को अच्छी तरह से जानता है, अच्छी तरह से जानता है। यहाँ क्या होगा, जो बेचने वाला है वो नहीं जानता, जिसको बेचता है उसको नहीं जानता। तो ये सिंपल सा क्या है, अंतर है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक शब्द आता है इन्वेंटरी। क्या? इन्वेंटरी। इन्वेंटरी जिसको स्टॉक, इन्वेंटरी और स्टॉक एक ही। आपके पास कोई गोदाम है, आपने जो उत्पादन किया उस गोदाम में रखा है। साल के अंत में जब अकाउंटिंग ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर कब से होता है? 31 मार्च, 1 अप्रैल। ठीक है, ये होता है 1 अप्रैल को बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। क्या? ओपनिंग स्टॉक। और 31 मार्च को क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इस समय आपके पास कितना स्टॉक सामान है, उसके बाद यहाँ पर कितना स्टॉक सामान है आपके पास। अब ये जो हमारे पास सामान है इसको हम कंसाइनमेंट के ध्यान में देखते हैं। अब जो इन्वेंट्री या स्टॉक है उसका वैल्यूएशन करना है। तो वैल्यूएशन कितने माध्यम से कर सकते हैं? कितने माध्यम से हम कर सकते हैं? अब अपनी क्लोजिंग स्टॉक को देखते हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक के समय हो सकता है कि जो सामान की कीमत है कम हो जाए, कीमत कम हो सकती है। तो यानी कि मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अब हमारा स्टॉक जो है मार्केट वैल्यू पर हम लिख सकते हैं कि कितना है, या कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। तो हम इन्वेंट्री या स्टॉक के जो मूल्य है, जो सामान का मूल्य है, उसको हम किस पर? मार्केट वैल्यू पर निकाल सकते हैं। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक पर अगर हम वैल्यू निकालें तो नॉमिनल वैल्यू। अब नॉमिनल वैल्यू क्या है कि जब हमने सामान खरीदा तब उसका सामान कीमत कितना था। अब उससे घटे बढ़े मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैंने जितने का सामान खरीदा था उसी के अनुसार हम देखेंगे कि इतना सामान बचा है तो इतना हमारा मूल्य है। ठीक है, 2 हो गया। अब कंसाइनमेंट के दौरान भी आप सामान को इधर भेजते हैं उधर भेजते हैं तो पैसा लगता है। तो नॉमिनल वैल्यू में आप इसको भी जोड़ सकते हैं, प्लस नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, हो सकता है आपने जो सामान भेजा वो ना बिके तो वापस भी आ सकता है। क्या? वापस भी आ सकता है, उसको भी हो सकता है आपको जोड़ना पड़े। तो इस तरह हम अपने सामान, जो हमारे पास सामान है गोदाम में या स्टॉक में, उसका मूल्य हम निकाल सकते हैं। मार्केट वैल्यू पर निकाल सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू पर निकाल सकते हैं, और भेजने में जो पैसा खर्च हुआ उसको जोड़कर भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा कंसेप्ट है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? मतलब
जो सामान्यतः लॉस होता ही है, उस पर आपको क्या, आप ये नहीं कर सकते कि लॉस नहीं होगा, क्या लॉस नहीं होगा, ठीक है। सामान्यतः लॉस होता ही, जैसे आपने मार्केट से कोई सामान ऐसा सामान भेजा जो क्या है, पेरिसेबल है, यानी कि खराब होने वाला है। आपने भेजा सब्जी, क्या आपने सब्जी भेजा, तो अगर मुंबई से इसको जम्मू कश्मीर जाना है तो हो सकता है कुछ खराब हो जाए। या आपने सेब भेजा जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, तो हो सकता है उसमें कुछ खराब ही हो जाए, क्या उसमें कुछ खराब ही हो जाए, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल लॉस। अब आपने कहा से, तमिलनाडु या तिरुवनंतपुरम से आपने मसाला भेजा। अब मसाला भेजा कहाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जब मसाला भेजते हैं तो ये हो सकता है कि रास्ते में क्या ट्रक कहीं इधर उधर पलट जाए, पूरा मसाला समाप्त हो जाए, तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल। मतलब ये ऐसा लॉस है जो क्या होता है, अचानक हो जाता है, और ये ऐसा लॉस है जो सामान्यतः होता ही होता है, ठीक है। तो इस लॉस पर देखेंगे आपको बीमा मिलेगा, ओ सॉरी बीमा नहीं मिलेगा। ये जो नॉर्मल लॉस है इस पर बीमा नहीं मिलता, क्योंकि वो होगा ही, तो कोई भी कंपनी इस पर क्या रिस्क नहीं लेगी। इस पर ये जरूरी नहीं कि अगर तिरुवनंतपुरम से जम्मू कश्मीर जा रहा है तो सामान रास्ते में पलट ही जाएगा, ये हो सकता है लेकिन हर समय नहीं होता, तो इसको हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं, ठीक है। अब कमीशन देख लेते हैं, कमीशन कितने प्रकार के होते हैं, क्या कमीशन, जो कमीशन एजेंट को मिलता है वो कितने प्रकार के। पहला कमीशन ऑर्डिनरी प्रकार का, यानी कि समान कमीशन 2%, 3% जो भी निर्धारित है। दूसरा कमीशन क्या, डेल क्रेडिट कमीशन हम लोगों ने देखा जब अपने जिम्मेदारी पर। और तीसरा ओवरराइडिंग कमीशन, यानी कि ओवरराइडिंग कमीशन क्या है, जब प्रिंसिपल या कंसाइनर कहता है कि आप मेरा ज्यादा सामान बेचिए, ज्यादा सामान क्या करिए, बिकवाइए। अब ज्यादा सामान जब बिकवाएंगे तो आप जो 10% मिलता है आपको हम 15% कर देंगे, तो इसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग कमीशन। अब इसी में एक पॉइंट आता है कि जब ये कमीशन हो गया, अब जब एजेंट के पास सामान गया और सामान में हम लोगों ने बात किया कि टूटन फूटन हो सकता है, कुछ खराब हो जाए, तो एजेंट उसको क्या करेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं, वो कंपनी को पुनः वापस कर देगा, और वापस करने का जो खर्चा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्रेट। ये खर्चा सेकेंडरी फ्रेट ये खर्चा सामान्यतः अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। इसको बताने का मतलब केवल अकाउंट में इसको नहीं दिखाया जाता। ये खर्चा वहन कौन करता है, प्रिंसिपल ही करता है, या कंपनी ही करती है, या कंसाइनर ही करता है, लेकिन इसको अकाउंट में नहीं दिखाया जाता सामान्यतः, ठीक है। ठीक, तो कंसाइनमेंट में इतना ही। सो जय हिंद, जय भारत।